बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं 4 वीडियोस में अपलोड करूंगा। आज पहली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। दूसरी चीज़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं इसे, इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस से। केमिस्ट्री में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं, कंसिडर करें 2H2 प्लस O2, 2 H2 के मॉलिक्यूल्स, एक O2 का मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे? 2H2O बनाएंगे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये जो मैंने लिखा ये रिएक्शन है एक। अब मैं एक और रिएक्शन लिखने वाला हूँ। कंसिडर करें, मैं लिखता हूँ कि नाइट्रोजन (2N + 3H2) ये बनाते हैं 2NH3। 2 नाइट्रोजन और 3 H2 के मॉलिक्यूल्स मिलके 2NH3 बना रहे हैं। इसमें मैं ये वाला एरो लगाने की बजाय ये वाला एरो लगा रहा हूँ। 2 एरोस लगा दिए। ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और नीचे वाला एरो बैकवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है। ये एरो बताता है कि ये दोनों मिलके 2NH3 बनते हैं। ये वाला एरो बताता है कि ये वापस से टूट के 2N और 3H2 बनाता है। अब इस रिएक्शन में क्या था? H2O2 मिला, वाटर बना। और अगर H2O2 पड़ा हुआ था हमारे पास, वो मिलता गया, H2O बनता गया। एक ऐसा वक्त आएगा हमारे पास सिर्फ H2O कंटेनर में मौजूद होगा। इस रिएक्शन को कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रखे जाते हैं कंटेनर में या किसी भी जगह पे। थोड़ा वक्त गुजरता है, हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट मौजूद होता है, सिर्फ H2O मौजूद होगा। इस रिएक्शन में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। नाइट्रोजन और H2 कंटेनर के अंदर रखा तो NH3 हमें मिल गया। लेकिन कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि कंटेनर के अंदर हमारे पास सिर्फ NH3 मौजूद हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ना मौजूद हो। इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या क्या सही किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंटेनर में डाले, वो जुड़ते गए, NH3 बनता गया। लेकिन NH3 जब बनता गया, जब NH3 की मिकदार बढ़ गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है, ऊपर NH3 भी बन रहा है, NH3 टूटना भी शुरू हो गया। NH3 बन भी रहा है, टूट भी रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते गए, NH3 बनता गया, NH3 टूटता भी गया साथ साथ। वो वापस से टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, वो टूटेगा कम स्टार्ट में। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जितनी रेट से जुड़ रहे थे, यानी 1 सेकंड में अगर 2 इनके मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे तो उसके भी 1 सेकंड में 2 ही मॉलिक्यूल्स टूट रहे होंगे। और उस मोमेंट को केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जिसे डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि जो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स टूट के वही रिएक्टेंट्स बनाने लग जाते हैं। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक पहली चीज़ पढ़ी आज की वीडियो की कि अगर रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाएं लेकिन प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट ना बना रहा हो तो उसे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हो और प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स भी बना रहे हो, उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। ये जो बात मैंने उर्दू में बोली, बस ये समझने की देर है। और इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके पेपर में लिख दें या इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो इनकी डेफिनेशन बन जाती है।
If in a reaction the reactants combine to form the products, then the reaction is called irreversible reaction. और दूसरा, if the reactants combine to form the products and products break again to form the reactants, then the reaction is called reversible reaction. उसे reversible reaction कहा जाता है. तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमने समझा. अब आते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन पे. ये रिएक्शन थोड़ा ऊपर करके मैं लिखता हूँ. ये रिएक्शन था हमारे पास, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. इस रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स बनेंगे. कंसीडर करते हैं शुरू में 1 सेकंड में ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे थे. कंटेनर में शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होती है. कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन केमिस्ट्री का वर्ड है, जिसको उर्दू में अगर कन्वर्ट करें तो मिकदार कह सकते हैं. तो शुरू में रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ढेर सारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर करके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं. तो शुरू में 1 सेकंड में ढेर सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, अगले 1 सेकंड में थोड़े से कम. क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम हो गई, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं. बिल्कुल स्टार्ट में रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है. रेट किसे कहते हैं? रेट कहते हैं कि 1 सेकंड में या पर टाइम, मैं पर सेकंड कह रहा हूँ, पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, मैं पर सेकंड के अकॉर्डिंग समझाना चाहूँगा. पर टाइम कितनी मिकदार के रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे कहा जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसे कहेंगे? ऑब्वियसली कहेंगे कि 1 सेकंड में कितने प्रोडक्ट्स टूट के तो रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, उसे बोलेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. केमिकल इक्विलिब्रियम तब पहुंचता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो जाए. यानी शुरू में अगर 1 सेकंड में 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब प्रोडक्ट्स भी 2 प्रोडक्ट्स टूट के एक रिएक्टेंट बना रहे होंगे 1 सेकंड में. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जिस लम्हे सेम हो गया, उस लम्हे वो रिएक्शन अपने केमिकल इक्विलिब्रियम को पहुंच जाएगा. एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला. मैंने कहा कि शुरू में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, क्योंकि शुरू में कंटेनर में होते ही सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं. रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनते हैं. थोड़े वक्त के बाद जब प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं तो प्रोडक्ट्स टूटना शुरू होते हैं, रिएक्टेंट्स बनना स्टार्ट करते हैं. अब माइंड में इमेज क्रिएट करते हैं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर ये रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में. इन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया कुछ ने. स्टार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होगी, तो रेट भी फॉरवर्ड रिएक्शन का बहुत ज़्यादा होगा. रेट मतलब कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बन रहे होंगे. स्टार्ट में कंटेनर के अंदर ढेर सारे रिएक्टेंट्स होंगे, वो बहुत स्पीड से रिएक्ट करेंगे. स्पीड मतलब रेट, तो रेट बहुत ज़्यादा होगा किसका? फॉरवर्ड रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स बनने का. यही पढ़ा था इधर के फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट बनना कहलाता है. तो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनने की स्पीड शुरू में बहुत ज़्यादा होगी. फिर क्या होगा? जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगेंगे, प्रोडक्ट फिर टूट के रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे. रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो गए, प्रोडक्ट्स बढ़ने लग गए. शुरू में थोड़े से प्रोडक्ट बने लेकिन रिएक्टेंट काफ़ी थे, वो प्रोडक्ट टूटा, रिएक्टेंट बना, लेकिन बहुत कम टाइम में, बहुत स्लो रिएक्शन होगा, क्योंकि थोड़े से प्रोडक्ट्स होंगे, रिएक्टेंट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे. तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा शुरू में, बैकवर्ड रिएक्शन बड़ा स्लो होगा क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम होगा. अब एक वक्त आएगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल रेट पे रिएक्ट करेंगे, यानी उनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी तो बराबर होने लग जाएगी.
जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स टूटे, लेकिन साथ ही रिएक्टेंट्स बहुत स्पीड से बन रहे थे। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स, तो जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट उस लम्हे सेम हो जाएगा। उसी को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो जो स्टेज आ जाएगी। और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम लगातार चलता रहेगा, वो कभी भी एंड नहीं होता। ये वाले रिएक्शन कभी भी एंड नहीं होते। अब इसी चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ, लेकिन अब की बार डायग्राम की मदद से। इस रिएक्शन को थोड़ा आसान करते हैं अपने लिए। इसको H2 कर देते हैं, इसको O कर देते हैं, इससे मिलके बन रहा है H2O। ये वैलिड रिएक्शन नहीं है, लेकिन समझने के लिए काम आएगा बहुत। हमने फ़र्ज कर लिया कि एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और H2 मिलके H2O बन रहा है, लेकिन लेबॉर्ट्रीज में ये रिएक्शन भी करवा सकते हैं। नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। शुरू में क्या किया, ये कंटेनर था मेरे पास, मैंने इसके अंदर H2 का एक मॉलिक्यूल फेंका, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फेंक दिया, एक और H2O का मॉलिक्यूल फेंका, एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फेंका। अब मैं तीसरी दफ़ा H2 और O फेंक रहा था, इतने में ये दोनों रिएक्ट कर गए। इन दोनों ने रिएक्ट करके H2O बना दिया। अब मैंने एक और H2 फेंका और एक और O फेंका। अभी मैं वो फेंक ही रहा था कि ये H2O रिएक्ट करके H2O बन गया। अब मैं मज़ीद H2 और O नहीं फेंकने वाला। अब क्या होगा, ये भी तो रिएक्ट करेगा, ये दोनों रिएक्ट करके H2O बने। जब ये बन रहा था, मैंने ये मिटा के से ये बनाया, उसी दौरान ये टूट के H2 और O में कन्वर्ट हो गया। शुरू में क्या था, सिर्फ H2 और O नज़र आ रहे थे, ऐसा ही था स्टार्ट में। यानी अगर मैंने जब डायग्राम स्टार्ट की थी, वो वाली मैं इधर बनाऊं, शुरू में H2 था इधर, O था इधर, H2 था इधर, O था इधर, H2 था, O था, यानी सिर्फ H2 और O नज़र आ रहे थे। H2O कहीं नहीं नज़र आ रहा था, वाटर कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही नज़र आ रहे थे। यानी शुरू में एक कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे। ये शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, ये रिएक्ट करेंगे, बड़ी स्पीड से रिएक्ट करेंगे, यानी एक एक सेकंड में 4 5 5 10 रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब H2 और O, H2 और O, और 2 H2O भी नज़र आ रहे हैं, 2 वाटर के, 2 हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के। अब एक सेकंड में, पहले जब 10 रिएक्ट करके वाटर बना रहे थे, अब एक सेकंड में सिर्फ 2 रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, और इसी दौरान उसी एक सेकंड में ये दोनों टूट के H2 और O भी बनाएंगे। इसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज है, जिसमें जितनी देर में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उतनी ही देर में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स भी बना रहे हो, इसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसकी बुक से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं अभी, और इसको जो डायग्राम बुक में बनी हुई है ग्राफ की शक्ल में, वो बनाना एक दफ़ा मैं बताता हूँ कैसे बनती है वो।
बुक में ये वाला रिएक्शन दिया गया 2SO2 + O2 मिल के बनेगा 2SO3। अब क्या होगा, शुरू में एक कंटेनर होगा जिसके अंदर SO2 और O2 सिर्फ मौजूद होगा, सिर्फ सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद होगी, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होगा ही नहीं शुरू में। अगर इस यही बात जो मैंने बोली इसे मैं ग्राफ की शक्ल में लिखूं, फर्ज करें शुरू में 10 SO2 हैं, 5 O2 हैं, ये 10 को शो कर रहा है, ये 5 को कंसीडर कर लें। तो क्या होगा, 10 SO2 होंगे, 5 O2 होंगे, इधर से ये निकला, इधर से ये, इन दोनों का रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब इनका रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगा, इन दोनों ने रिएक्ट किया, SO3 बना। अब जब ये 10 थे और ये 5, 2 इधर से गए, 1 उधर से गया, ये रह गए 8, यानी ये ग्राफ यहाँ से निकलते थोड़ा सा नीचे आया, ये रह गए 8 और ये रह गए 4, ये भी नीचे आया। ऐसा ही होगा, 2 और यहाँ से जाएंगे क्योंकि SO3 बनेगा। शुरू में क्या होगा, SO3 होगा ही नहीं, जो कंटेनर है उसमें SO3 स्टार्ट में तो होगा ही नहीं, 0 पे। वो SO3 जब ये दोनों रिएक्ट करके SO3 बनेगा, एक मॉलिक्यूल बन गया SO3 का, बल्कि रिएक्शन के मुताबिक 2 बनते हैं, तो जिधर 2 आता है ये उधर तक चला जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, 2 तक चला गया। यहाँ से 2 और कम करें, 8 से 6 पे आ गया, ये 4 से 3 पे आ जाएगा, क्योंकि ये 2 रिएक्ट करते हैं और ये 1 करते हैं, इसका 2 लिखा हुआ है, इसके साथ 1। 2 यहाँ से गए, 1 और यहाँ से गया, 2 उधर से बढ़ गए, ये 4 वाली जगह पे इसे ले हैं। यूं करते 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 ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये नीचे आने लग जाएगा। ठीक हो गया, ये बढ़ता गया बढ़ता गया। अब एक वक्त आएगा ये SO3 बढ़ता जा रहा है, ये 0 लिखा हुआ है, ये SO3 वाली लाइन है, ये बढ़ती जा रही है, इसे रेड मार्कर से मैं शो कर देता हूँ। SO3 बढ़ता जा रहा है, SO2 और O2 कम होता जा रहा है। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने, क्योंकि SO3 ने टूटना भी तो है, अब SO3 जब टूटेगा तो इसका रिएक्शन थोड़ा इस तरफ को जाएगा, क्योंकि बढ़ने के साथ कम भी तो हो रहा है, कम होना शुरू हो गया। और ये जब वो टूटेगा तो रिएक्टेंट्स भी तो मिलेंगे, तो ये भी, ये कम होने के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ेगा भी ऑब्वियसली, इस तरह से। एक वक्त आएगा कि जितने प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, उतने रिएक्टेंट्स जुड़ के प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, उस मोमेंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यानी ये जो SO3 की लाइन जा रही है, ये SO3 बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, जितने SO3 बन रहे हैं उतने ही SO3 टूट रहे हैं। अब ये लाइन हो गई स्ट्रेट, क्यों? क्योंकि फर्ज करें ये लाइन आ रही है 5 की सीध में आ रही है, 5 SO3 बन रहे हैं, 5 टूट रहे हैं, फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा, ये रिएक्शन ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो SO3 बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, तो SO3 स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। 5 की सीध में आ रहा है मेरी डायग्राम के मुताबिक, तो 5 ही बन रहे हैं, 5 ही टूट रहे हैं, 5 ही होंगे एट अ टाइम, 5 से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसी तरह ये फ़र्ज कर लें ये आ रहा है 4 की लाइन में, ये आ रहा है 3 की लाइन में। एक वक्त ऐसा आएगा ये 3 होंगे, वो टूट के 3 बन भी रहे हैं और ये 3 जुड़ के ख़त्म भी हो रहे हैं, 3 से ना आगे बात जाएगी ना पीछे जाएगी, 3 ही रहेंगे एट द मोमेंट, ये भी सीधा चला गया। सेम यही काम इसके साथ होगा, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट। जिस मोमेंट में ये वाला मिलता है पॉइंट जिसमें मज़ीद उससे आगे मिकदार ज़्यादा या कम नहीं होगी, उस मोमेंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसके और इसके लिए, तीनों चीज़ों के लिए, दोनों रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट के लिए वो सेम होता है, वो पॉइंट बिल्कुल सेम होता है, और इसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इस डायग्राम से समझने का ये तरीका है, इसे ये ग्राफ के तरीके से बताया गया।
तो ये एग्जांपल जो बुक में दी गई थी उसको हमने ग्राफ के तरीके से समझा। पहली वीडियो आज केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक की ख़त्म हो गई।